Hello students of class 8. I will teach you social science. In civics, chapter 1st, role of the constitutions. In this chapter, we will learning some objectives like this. Number 1, constitutions means संविधान. Number 2, dowry means दहेज. Number 3, save the child, बेटी बचाओ. Number 4, हिंदू सक्सेशंस, हिंदू उत्तराधिकार. नंबर 5, सैल्ट सत्याग्रह मीन्स नमक सत्याग्रह. And now I am starting this chapter. Each society is bound of its rules. These rules helps to bring about order in human lives. प्रत्येक समाज अपने नियमों से बंधा होता है. ये नियम मानव जीवन में व्यवस्था लाने में मदद करते हैं. Where a group of people live together, there are bound to be differences of opinions on various issues. जहाँ लोगों का एक समूह साथ रहता है, वहाँ विभिन्न मुद्दों पर मतभेद होने की संभावना है. The disputes have to be resolved peacefully. विवादों को शांति से हल करना होगा. This hence rules were invented to resolve conflicts in an impartial and peaceful manner. इसीलिए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संघर्षों को हल करने के लिए नियमों का आविष्कार किया गया था. Similarly, इस प्रकार there are rules according to which ऐसे नियम हैं जिसके अनुसार ए कंट्री इज गवर्नर, कोई देश शासित है. These rules and principles which determine the governance of a country and give certain rights and duties to its citizens are known as the constitutions of that country. ये नियम और सिद्धांत जो किसी देश के शासन को निर्धारित करते हैं और अपने नागरिकों को कुछ अधिकार और कर्तव्य देते हैं, उस देश के संविधान के रूप में जाने जाते हैं. Constitutions means संविधान. The constitutions of country is the fundamental law of a land. किसी देश का संविधान भूमि का मौलिक कानून है. A constitution wins deserves people together by creating some basic law for them which are equal for everyone. एक संविधान विविध लोगों को एक साथ बांधकर उनके लिए एक बुनियादी कानून बनाता है जो सभी के लिए समान. The constitutions give us information about the composition and structure of the government, its powers and functions, the rights of the people, etc. संविधान हमें सरकार, उनकी शक्तियों और कार्यों, लोगों के अधिकारों आदि की संरचना के बारे में जानकारी देता है. There is a close relation between laws and constitutions. कानूनों और संविधानों के बीच घनिष्ठ संबंध है. All the laws are based on the provisions provided in the constitutions. Neither the people nor the government can go against it. सभी कानून संविधान में दिए गए प्रावधानों पर आधारित है. इसके खिलाफ ना तो लोग जा सकते हैं और ना ही सरकार. नीड फॉर लॉ, कानून की आवश्यकता. नीड. इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. भारत एक लोकतांत्रिक देश है. इन ए लार्ज कंट्री लाइक इंडिया, पीपल थिंक डिफरेंटली. द डिजायर्ड एंड नीड्स आर डिफरेंट एंड दे फॉलो वेरिड कल्चर्स. भारत जैसे बड़े देश में लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं. इच्छाएं और आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं. ये विभिन्न संस्कृतियों का पालन करते हैं. All this is enough to give rise to conflicts among them. यह सब उनके बीच संघर्ष को जन्म देने के लिए पर्याप्त है. To maintain the order in the society and to ensure the welfare of the pupils, law are needed.
समाज में व्यवस्था बनाने या बनाए रखने के लिए लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों की जरूरत है। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। इन आवर कंट्री द लॉ ट्रीट्स एवरीवन इक्वली रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड वेल्थ। संविधान देश में कानून का शासन स्थापित करता है। हमारे देश में कानून सभी को समान रूप से जाति, धर्म, लिंग और धन के बावजूद मानता है। लेजिटिमेसी ऑफ लॉ मीन्स कानून की वैधता। एज यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉ। ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन कैन गिव वैलिडिटी और लेजिटिमेसी टू द लॉज। जैसा कि आप जानते हैं, संविधान कानूनों का क्रम है। केवल स्रोत संविधान ही कानूनों को वैधता या अवैधता दे सकता है। इफ़ वी लुक अराउंड वी विल फाइंड देयर आर मैनी पीपल हु सफ़र ड्यू टू अनजस्ट सोशल प्रैक्टिस लाइक कास्ट सिस्टम और अनटचएबिलिटी प्रिवेंटेड इन द सोसाइटी। यदि हम चारों ओर देखें तो हम पाएंगे कि ऐसे कई लोग हैं जो समाज में जाति व्यवस्था या अस्पष्टता जैसी अन्यायपूर्ण सामाजिक प्रथाओं के कारण पीड़ित हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ पास्ड सेवरल लॉ टू एंश्योर सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल जस्टिस। भारत सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई कानून पारित किए हैं। द गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन टू प्रैक्टिस द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। सरकार सभी को समानता की स्थिति का अभ्यास करने के लिए अवसर प्रदान करती है। बट देयर आर टाइम्स व्हेन समवन डज नॉट रेस्पॉन्ड टू द लॉ। लेकिन ऐसे समय होते हैं जब कोई कानून का जवाब नहीं देता है। इन सच ए केस the government has to take the initiative to force the laws to implement the provisions of the constitution. Some such laws are as follows. ऐसे मामले में सरकार को कानून के संरक्षण के प्रावधानों को लागू करने के लिए मजबूर करने की एक पहल करनी होगी। कुछ ऐसे कानून जो इस प्रकार हैं। ड्यूरी प्रोविशंस एक्ट 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961। ड्यूरी इज द मनी और गिफ्ट दैट पेरेंट्स गिव टू देयर डॉटर्स एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। दहेज वह धन या उपहार है जो माता पिता अपनी बेटियों को विवाह के समय देते हैं। However, slowly it has grown into a social evil as the family of the boy demands large sums of the money from the girl's parents. हालांकि धीरे धीरे एक सामाजिक बुराई में बदल गया है क्योंकि लड़के का परिवार लड़की के माता पिता से बड़ी रकम की मांग करता है। आपने बहुत सारे केस ऐसे सुने हैं जो ड्यूरी के ऊपर बने हैं, जैसे कि अपनी बहू की हत्या करना या फिर बहू को जला देना, ये सब दहेज प्रथा कहलाती है। टू कर्ब दिस एविल प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एंड टेकिंग ड्यूरी इन सोसाइटी। समाज में दहेज देने और लेने की एक बुरी प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए द ड्यूरी प्रोविशंस एक्ट 1961 वाज पास्ड। एक अधिनियम बनाया जो 1961 में पारित किया गया था। According to this act, anyone who is found guilty of taking dowry would be fined and imprisoned for a period of no less than 5 years. इस अधिनियम के अनुसार जो कोई भी 5 से कम दहेज की अवधि में के लिए कारावास का दोषी पाया जाता है, उस पर जुर्माना और वर्षों की सज़ा होगी। जो यदि ये दहेज प्रथा या दहेज लेगा तो उसके लिए 5 साल की सज़ा उसे सुनाई जाती है और वो कारावास में रख दिया जाता है। द कमीशंस ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, सती आयोग रोकथाम अधिनियम 1987।
Sati is the age-old practice in the Indian in which women are forced to burn themselves on the funeral pyres of their husbands. सती भारत में सदियों पुरानी प्रथा है जिसमें महिलाओं को अपने पति के अंतिम संस्कार की चिता पर जलाने के लिए मजबूर किया जाता है. In some cases, it was done willingly, but mostly it was done unwillingly. कुछ मामलों में यह स्वेच्छा से किया गया था, लेकिन ज़्यादातर यह अनिच्छा से किया गया था. द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 prevents the commissions of sati and its glorifications. सती आयोग रोकथाम अधिनियम 1987 सती आयोग और उसके महिला मंडल को रोकता है. This law was passed in 1987 when Roop Kanwar committed sati at Deolala in Rajasthan. The incidents generated widespread reactions from all over the country. यह कानून 1987 में पारित किया गया था जब रूप कंवर ने राजस्थान के देवरिया में सती प्रथा को लागू किया. इस घटना ने पूरे देश में व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न की. प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशंस एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1996. प्रसव पूर्ण निदान तकनीक कोष्टक में आपको दिया गया है विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम का अधिनियम जो 1996 में लागू किया गया था. ड्यू टू द डाउरी प्रॉब्लम द बर्थ ऑफ ए डॉटर इज ऑफ्टन कंसिडर्ड ए कर्स इन इंडियन सोसाइटी. दहेज की समस्या के कारण बेटी के जन्म को अक्सर भारतीय समाज में एक अभिशाप माना जाता है. दिस लीड्स ऑफ फैमिलीज गेटिंग द सेक्स ऑफ देयर अनबॉर्न बेबीज डिटेक्टेड थ्रू वेरियस क्लिनिकल टेस्ट. इसके चलते परिवारों को विभिन्न नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से अपने अजन्मे शिशुओं का लिंग पता चलता है. एज सून एज इट इज डिस्कवर्ड दैट द अनबॉर्न बेबी इज फीमेल द पेरेंट्स गेट इट अवॉर्डेड. जैसे ये पता चलता है कि अजन्मे बच्चे मादा है, माता पिता उसका गर्भपात करवाते हैं. टू स्टॉप द declining sex ratio of the country, the government has passed the Prenatal Diagnostic Techniques Regulations and Prevention of Misuse Act 1996, which bans all kinds of sex determinations test. देश के गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए सरकार ने प्रीनेटल डायग्नोस्टिक तकनीक मतलब विनियमन और रोकथाम का दुरुपयोग अधिनियम 1996 में पारित किया, जो सभी प्रकार के लिंग निर्धारण परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाता है. केस स्टडी हिंदू सेक्शंस अमेंडमेंट एक्ट 2005 हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005. द हिंदू सेक्शंस अमेंडमेंट Act 2005 came into force from 9th September 2005 to remove gender discriminatory provisions in the Hindu Sections Act 1956 and gives the following rights to daughters under Section 6. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लैंगिक भेदभाव पूर्ण प्रावधानों को हटाने के लिए 9 सितंबर 2005 से हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में लागू हुआ और धारा 6 के तहत बेटियों को निम्नलिखित अधिकार देता है. नंबर 1. द डॉटर ऑफ ए पर्सन बाय बर्थ इज ट्रीटेड एज इक्वल टू द सन. जन्म से एक व्यक्ति की बेटी को बेटे के बराबर माना जाता है. नंबर 2. द डॉटर हैज़ द सेम राइट्स इन द parental property as the would have had if she had been a son. बेटी के पास पैतृक मीन्स पिता की संपत्ति में उतने ही अधिकार हैं
जितने की अगर वह एक बेटा होता तो होता। यदि वो लड़की यदि बेटे के रूप में भी होती तो उसको भी वही अधिकार होता। द डॉटर शैल बी सब्जेक्ट टू द सेम liability in the said paternal property as that of a son। पुत्री उक्त पैतृक संपत्ति में उतनी ही देनदारी के अधीन होगी जितना कि पुत्र। द डॉटर इज allotted the same share as it allotted to a son। बेटी को वही हिस्सा आवंटित किया जाता है जो बेटे को किया जाएगा। द शेयर ऑफ द predeceased daughter shall be allotted to her surviving child। पूर्व मृत बेटी का हिस्सा उसके जीवित बच्चे को आवंटित किया जाएगा। After the commencement of the Hindu Sections Amendment Act 2005, no court shall recognize any right to proceed against a son, grandson or great-grandson for the recovery of any debt due from his father। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के शुरू होने के बाद कोई भी अदालत अपने पिता, दादा या परदादा से पूरी तरह से किसी भी कर्ज की वसूली के लिए ग्रैंडफादर solely on the ground of the possession obligatory under the Hindu laws of such son, grandson of great grandson to discharge any such debt। पोते या परपोते के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए किसी भी अधिकार को मान्यता नहीं देगी। ऐसे बेटे, पोते या महान पोते के हिंदू कानून के तहत किसी भी तरह के ऋण का निर्वहन करने का पवित्र दायित्व है। लॉज एंड डिसेंट मीन्स कानून और असंतोष। When a law made by government is against the interests of the people, then people protest the law by showing their dissent। जब सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून लोगों के हितों के खिलाफ होता है तो लोग कानून को अपना असंतोष दिखाकर विरोध करते हैं। This has happened quite often when India was under British rule। This still happens sometimes even after India has gained independence। यह बहुत बुरा हुआ है जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत में आज़ादी मिलने के बाद भी यह कभी कभी होता है। Dissents can be of two types। विच्छेदन दो प्रकार के होते हैं। Constructive dissent means रचनात्मक असंतोष। The constructive dissent is a creative way of showing dissent। In this form of dissent, people shows their disagreement in a peaceful manner instead of resorting to destructive ways। रचनात्मक असंतोष असंतोष दिखाने का एक रचनात्मक तरीका है। असंतोष के इस रूप में लोग विनाशकारी तरीकों का सहारा लेने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से अपनी असहमति देते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिसेंट विनाशकारी असंतोष। पीपल प्रोटेस्ट टू शो डिसएग्रीमेंट टुवर्ड्स द लॉज विच आर नॉट फेवरेबल फॉर देम। लोग उन कानूनों के प्रति सहमति दिखाने का विरोध करते हैं जो उनके लिए अनुकूल नहीं है। We often find students, communities and unions blocking roads and setting public property on fire because they are not happy with the system or the law। हम अक्सर छात्रों, समुदाय और यूनियनों और सड़कों पर रहते हैं और सार्वजनिक संपत्ति को आग लगाते हैं क्योंकि वे सिस्टम या कानून से खुश नहीं हैं। Such destructive dissents can only bring destruction and unhappiness to all concerned। इस तरह विनाशकारी असंतोष केवल विनाश और दुखी ही देख सकते हैं। आइए let us take a look at two such instances which demonstrate both types of dissents। आइए हम दो ऐसे
उदाहरणों पर एक नज़र डालें जो दोनों प्रकार के असंतोष को प्रदर्शित करते हैं। सॉल्ट सत्याग्रह 1930। नमक सत्याग्रह 1930। When India was under British rule, the government passed a law that prevented Indians from making salt from seawater without the permissions of the government. जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था तो सरकार ने एक कानून पारित किया जिसमें भारतीयों को बिना सरकार की अनुमति के समुद्री जल से नमक बनाने से रोका गया था। महात्मा गांधी decided to show his dissent against this law by launching the civil disobedience movement. महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करके इस कानून के खिलाफ अपना असंतोष दिखाने का फैसला किया। It started with the Dandi March on 12th March 1930. The march began from Sabarmati Ashram in Ahmedabad and traveled towards a place called Dandi located on the west coast of India. यह 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ। मार्च अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित डांडी नामक गांव की एक कूच पर हुआ। After traveling for 25 days and 385 kilometers, the groups reached the place of Dandi on 6 April 1930. 25 दिनों और 385 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 6 अप्रैल 1930 को यह समूह एक गांव में पहुंचा जिस गांव का नाम डांडी था। Here Gandhiji protested against the salt law by symbolically making the salt himself and through a challenge to the British government. The British government was shaken by this mass movement. यहाँ गांधी जी ने नमक कानून का विरोध करते हुए प्रतीकात्मक रूप से नमक खुदवाया और ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। इस जन आंदोलन में ब्रिटिश सरकार हिल गई थी। डिसेंट टू रिजर्वेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया मीन्स स्वतंत्र भारत में आरक्षण को खत्म कर दिया गया। Independent India, the people have the right to express their opinions on their policies of the government. स्वतंत्र भारत में लोगों को सरकार की नीतियों पर अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार मिला। Sometimes people show their dissent about a law which does not find favor with them. कभी कभी लोग एक कानून के बारे में अपना असंतोष दिखाते हैं जो उनके साथ पक्षपात नहीं करता है। The Mandal Commissions was established in India in 1979 to give more reservations to ST and ST candidates in various sectors. विभिन्न क्षेत्रों में SC और ST उम्मीदवारों को अधिक आरक्षण देने के लिए 1979 में भारत में मंडल कमीशन की स्थापना की गई। 1980 the commission's report was given in favor of these candidates and members of lower castes. 1980 में आयोग की रिपोर्ट इन उम्मीदवारों और निम्न जातियों के सदस्यों के पक्ष में दी गई। Other backward classes, scheduled caste and scheduled tribals were given exclusive access to a certain portions of government job and slots in public universities and recommended अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों के एक निश्चित हिस्से तक विशेष पहुंचा दी गई और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में स्लॉट्स के इन कोटा में बदलाव की सिफारिश की थी। Changes to these quotas increased them from 27% to 49.5%, जो उन्हें 27% से 49.5% तक बढ़ा दिया गया था। In 1989, a decade after the commissions gave its report, VP Singh, the Prime Minister at the time, tried to implement its recommendations. The critics
was sharp and colleges across the country held massive protests against it. आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट देने के एक दशक बाद 1989 में बीपी सिंह, उस समय के प्रधानमंत्री सिंह ने उसकी सिफारिशों को लागू करने का प्रयास किया। आलोचना तेज थी और देश भर के कॉलेजों ने इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर दिया। Soon after, students of Delhi University threatened self-immolations in protest of the government's actions. His acts further sparked a series self-immolations by other college students and lead to a formidable movement against the Mandal Commission. इसके तुरंत बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र ने सरकार के कार्यों के विरोध में आत्मदाह की धमकी दी। उनके इस कृत्य ने कॉलेज के अन्य छात्रों द्वारा आत्मविमर्श की श्रृंखला को आगे बढ़ाया और मंडल कमीशन के खिलाफ एक उग्र आंदोलन का नेतृत्व किया। Similarly, when the government made a law in 2006 for reservations of seats for backward classes in IITs and IIMs and other medical institutions, there were protests from people. इसी तरह जब सरकार ने 2006 में IIT और IIMs और अन्य चिकित्सा संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए एक कानून बनाया तो लोगों के विरोध प्रदर्शन हुए। मैं आपको अब इस केस स्टडी के बारे में बताने जा रही हूँ। एंटी लिक्वर कैंपेन मीन्स शराब विरोधी अभियान। ड्रिंकिंग लिक्वर इज ए सोशल एविल दैट हैज़ रिजल्टेड इन रनिंग में लिप्स। शराब पीना एक सामाजिक बुराई है जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है। द फैमिलीज सफ़र ड्यू टू द डेथ ऑफ देयर ब्रेड विनर्स आफ्टर ड्रिंकिंग स्प्यूरियस लिक्वर। शराब पीने के बाद अपने ब्रेड विजेताओं की मौत के कारण परिवार पीड़ित है। At the time of independence, Mahatma Gandhi tried to root out this harmful habit. स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी ने इस हानिकारक आदत को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की। This is the reason why provisions of liquor is included in the directive principles of states policy in part 4 of our constitutions. यही कारण है कि हमारे संविधान के भाग 4 में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में शराब को शामिल किया गया। 1956 ए प्रोविवियंस इंक्वायरी कमिटी वॉज फॉर्म्ड टू एग्जामिन द प्रॉब्लम्स ऑफ एल्कोहलिज्म एंड सजेस्टेड स्टेप्स टू कंट्रोल इट। 1956 में शराबबंदी की समस्या की जांच करने और इसे नियंत्रित करने के लिए सुझाव देने के लिए एक निषेध जांच या जांच समिति का गठन किया गया था। द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमिटी वर एक्सेप्टेड इन 1956 एंड ए रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन द लोक सभा टू मेक एंटी लिक्वर कैंपेन ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1956 में इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और लोकसभा में शराब विरोधी अभियान को विकास कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। Many states have imposed a total or partial ban on the sale of liquor. कई राज्यों ने शराब की बिक्री पर कुल या आंशिक प्रतिबंध लगाया है। However, besides the law, social awareness is equally important to control this evil. Voluntary organizations, NGOs and rehabilitation centers are helping people in giving up these habits. हालांकि कानून के अलावा सामाजिक जागरूकता इस बुराई को नियंत्रित करने के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वैच्छिक संगठन, गैर सरकारी संगठन और पुनर्वास केंद्र इन आदतों को छोड़ने में लोगों की मदद कर रहे हैं।
Thank you. This chapter is complete.